शांति बना लो, है ना। सबसे पहली बात, तुम सबको पता है कि भारतीय संविधान में 3 तरह का प्रावधान दिया गया है, 3 तरह का पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। पहला तुमको पता है विधायिका है, दूसरा तुम्हारा कार्यपालिका है और तीसरा तुम्हारा न्यायपालिका है, ठीक है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था उस टाइम पे इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया कि हमेशा क्या हो कि जो पावर है किसी एक हैंड में नहीं होना चाहिए। अगर पावर किसी एक हैंड में होगा, मतलब किसी एक आदमी के पास अगर पावर आ गया तो वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देगा और डिक्टेटरशिप देश में आ जाएगा। तो इसी डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए और डेमोक्रेसी बना रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत सालों का संघर्ष है, तब जाकर के इस देश में डेमोक्रेसी आया। ऑलमोस्ट 800 साल तक हम गुलाम रहे। 200 साल अंग्रेज़ थे, उससे पहले मुग़ल थे, उससे पहले तुर्क थे, अफ़गान थे, न जाने कौन कौन आए, अटैक करते गए हम पे और हम गुलाम होते गए, लगातार हम गुलाम ही रहे। अब ये कंप्लीट जब बात हुआ कि संविधान बनाना है तो सबसे मेन फोकस जिस पे रखा गया वो रखा गया जुडिशियरी पर, न्यायालय पे, कि जो तुम्हारा न्यायालय है ना, जिसको हम न्यायपालिका भी कहते हैं, न्यायपालिका का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। मतलब न्यायपालिका का पास फ्रीडम होना ज़रूरी है। तो क्या किया गया कि भारत में कोर्ट कचहरी का सिस्टम जब बनाया गया कि कोर्ट बनाएंगे और उसमें क्या होगा कि न्यायालय होगा, तो कैसे होगा, किस टाइप से कोर्ट बनाए, किस तरह से कोर्ट अपना काम करेगी। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी है अपने जीवन में तो कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग अलग टाइप से होती है। अब आप जो सिनेमा में देखते हो वो कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होता कभी भी। जो आप सिनेमा में देखते हो कि जज है, जज के सामने ही मारपीट हो गया, जज के ही सामने में लोग ताली वाली बजा देते हैं, ये सब सिनेमा में होता है। सनी देओल आता है, वो कहता है कि वो जज देखता रह जाएगा, ऑर्डर करता रह जाएगा, मैं तुम्हें यही मारूंगा, घसीट के मारूंगा। ये सब बस सिनेमा तक ही ठीक लगता है, ठीक है ना। सिनेमा में हुई घटना ना सच्ची होती है और किताब में लिखी हुई पॉलिटिकल साइंस ना पॉलिटिक्स होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कोई आदमी अगर किताब से पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके और पॉलिटिक्स करने जाएगा तो वो पहला दिन ही पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगा। जो किताब में लिखी हुई जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो रियल पॉलिटिकल साइंस से कोई लेना देना है ही नहीं। किताब में तो बड़ी बड़ी आदर्श की बातें हैं, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं, लेकिन रियल लाइफ में उतरोगे तो बहुत कचरा है। तो पहली बात तो आपको जुडिशरी को समझना है कि जुडिशरी काम क्या करती है, इसका काम क्या होता है और किस तरह से काम करता है। सबसे ऊपर अगर कोई भी जुडिशरी का पार्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब हो गया कि आपके पास न्यायपालिका में जाने का सबसे टॉप लेवल जो है, सबसे टॉप का जो जगह है जहाँ से आपको न्याय की उम्मीद करनी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोलो। नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर। आप लोग जाना और जाकर कभी देखना चाहो तो ये ब्लू लाइन ही पकड़ के जाओगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट दिख जाएगा। कभी उतर के देखो कि आपके सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ पर है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसका जो सबसे इसमें क्या होता है कि और तो जजेज होते ही है, लेकिन एक जज जो होते हैं जिनको कहा जाता है चीफ जस्टिस। क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस जो होते हैं पूरे भारत का एक होता है। जिस तरीक़े से पूरे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही आपका पूरे इंडिया में क्या है कि उस पूरे एक सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है, ठीक है ना। जो अभी की डेट में चंद्रचूड़ नाम है उनका, चंद्रचूड़ सर जो है हमारे चीफ जस्टिस है भारत के, ठीक है ना। तो सवाल होता है कि चीफ जस्टिस जो है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। अगर अपॉइंटमेंट करना है चीफ जस्टिस को तो चीफ जस्टिस का नियुक्ति कैसे होगा। तो चीफ जस्टिस के नियुक्ति के लिए याद रखिएगा, जब न्यायपालिका की बात आती है तो दोनों पार्ट काम करता है आपका संसद का। एक तरफ आपका कार्यपालिका भी काम करता है और दूसरे तरफ आपका विधायिका भी कार्य करती है। तो याद रखिएगा, कार्यपालिका और विधायिका दोनों का रोल होता है किसमें? न्यायपालिका में।
अब कैसे होता है कि अगर मान लीजिए किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करना है, मतलब अब चीफ जस्टिस बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे बनेगा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ दिए गए हैं। उसमें पहला क्वालिटी है कि वो ऑलरेडी पहले से सबसे सीनियर मेंबर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, याद रखिएगा, सीनियर मेंबर, सबसे सीनियर मेंबर अगर वो होगा तभी वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है। और उस सीनियर मेंबर के बारे में आपको ऐसा क्या है नियम, कि नियम के तहत जैसे कि अभी चंद्रचूड़ सर है, अब वो हटेंगे जब उनका टेन्योर कंप्लीट होगा, जब उनकी उम्र सीमा कंप्लीट हो जाएगी, जब वो रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायरमेंट से पहले वो अपने ही जजों में से जो सबसे सीनियर जज होगा उसका नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति उस पर एग्री करेंगे और वो नए वाले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये नियम लागू नहीं भी होता है। कभी कभी इस नियम में क्या होता है कि चीफ जस्टिस जो ऑलरेडी पहले से है वो दूसरे वाले का भी नाम भेज देते हैं, और अब उन्होंने भेज दिया तो भेजा तो किसके पास भेजा, प्रेसिडेंट के पास भेजा। किसके पास भेजा, प्रेसिडेंट। तो सीनियर मेंबर का नाम कहाँ पे जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट किसका हिस्सा है, विधायिका का कि कार्यपालिका का, कार्यपालिका का हिस्सा है। कौन, तुम्हारे फुफ्फा जी चुनाव लड़ने गए थे प्रेसिडेंट का, तो विधायिका का हिस्सा हो गया। पूरा चैप्टर पढ़ाते जाए तुम लोग को हम पागल हो जाएंगे किसी दिन। बताया ना कि भारत में विधायिका का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। देश का कौन होता है हेड, देश का हेड कौन है भारत में, प्रेसिडेंट होता है, और सरकार का हेड प्रधानमंत्री। ये चैप्टर तुम्हें पढ़ाया था ना पहले, मैंने बता रखा है ना कि कार्यपालिका का हिस्सा तुम्हारा कौन होता है। तुम लोग यार कौन, एक बात समझ में नहीं आता है, तुम लोग यार सीरियस ही नहीं होते पढ़ाई में। कम से कम 10-10 बार बोला गया होगा कि भाई कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है, कि कार्यपालिका में 2 तरह कार्यपालिका, 3 तरह कार्यपालिका होती है। अध्यक्षात्मक होता है, अर्ध अध्यक्षात्मक होता है, और तीसरा होता है तुम्हारा संसदीय या पार्लियामेंट्री भी जिसको बोलते हैं। हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका है जिसमें देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये बातें तो यार नर्सरी के बच्चे को याद करा 2-4 दिन में। अब तुम्हें क्या है, तुम ट्यूशन से निकलते हो, फेसबुक चलाते लगते, फेसबुक कहाँ चलाते हो, इंस्टाग्राम पे रील बनाना है, तो कहाँ से याद रहेगा तुम लोगों को। तो सिंपल सी बात है कि कार्यपालिका का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। तो जब हमको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो किसके पास भेजना होगा, प्रेसिडेंट के पास। और जब उसी चीफ जस्टिस को अगर हटाना है तो आपको संसद में विशेष बहुमत चाहिए। ये भी आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि आपको हर मेंबर की सहमति चाहिए, मेजॉरिटी में आपको बिल पास करना होगा, बिल पास, हाँ, और फिर जाके महाभियोग आएगा, उस महाभियोग के थ्रू ही आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब आपको उनको अपॉइंट करना है तो आप कार्यपालिका के पास गए, और जब आपको हटाना है तो विधायिका के पास गए। अब इसी बात से आप समझ सकते हो कि इनका क्षेत्राधिकार कितना बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का, चीफ जस्टिस का अधिकार इतना बढ़ जाता है कि उनको लाने के लिए आपको विधायिका, लाने के लिए कार्यपालिका के पास जाना है और हटाने के लिए विधायिका के पास जाना है। आपको संसद में बिल पास करना होगा हटाने के लिए, और लाने के लिए आपको प्रेसिडेंट के पास जाना होगा, और फिर वो थर्ड पर्सन जो होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं। इतने सारे सिनेरियो क्रिएट करके उसमें भी बहुमत पास कराना है, तब जा कर के आप चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं। तो इतना इजी काम नहीं होता है। और दूसरी बात क्या होता है कि आज के डेट में अगर कोई राजा है, राजा वाली ज़िंदगी जीता है, तो आप हर नौकरी को देखते हो अपने जगह पर है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो जाते हो, बड़े लेवल के लॉयर हो, तो वो अपने आप में ही चलता फिरता कायदा कानून सब वो खुद होता है। उसको एसपी डीएसपी से डरने की जरूरत नहीं होती है। उसको लगता है कि सब मेरे जेबी में है, सबको लेके हम घूम लेंगे। तो इतना पावरफुल आदमी होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। एक एक अधिकार का वो जिस तरीक़ा से चाहे, सैलरी भी अच्छी होती है, ऑलमोस्ट 2,80,000 के आसपास की सैलरी अब तो बढ़ भी गया है ना। तो सैलरी भी अच्छी है। अब देखिए
कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज कब बनता है, तो इसका भी एक प्रोसीजर है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट जज होते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर वहाँ से आप हाई कोर्ट पहुँचते हो, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हो, फिर वहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस का जो दौर है उसको तय करते हो। तो जज बनने के लिए आपको वकालत का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, फिर आपको एग्ज़ाम पास करना होता है तो आप जज बन जाते हो, या प्रमोशन होकर आप जज में आ जाते हो। अब एक जज में आए, अब फिर उससे आप क्या करोगे, फिर प्रमोशन होगा तो हाई कोर्ट जाओगे, फिर प्रमोशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं वो काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत रेपुटेड जगह हो गया। कहते हैं ना सुप्रीम, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं, जिससे ऊपर कोई नहीं वो कौन सा हो गया, सुप्रीम। अब बात होता है कि भारत में जो आपका जुडिशियरी सिस्टम है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न लेके चलना है एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखते हुए, तो आपका जो भारत में जुडिशियरी सिस्टम है, पहले उस जुडिशियरी सिस्टम को समझो कि किस तरह से भारत में जुडिशियरी सिस्टम चलता है। तुमने अपने घरों में भी एक बात सुना होगा कि पुलिस और कोर्ट का चक्कर नहीं लगना चाहिए। पुलिस कोर्ट के चक्कर में आदमी का ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। सिनेमा में कितना अच्छा दिखाता है कि तुम यहाँ से निकले, पुलिस स्टेशन पे गए, कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुमको क्या कहते हैं, पुलिस ने कहा कि आओ बैठो, एफआईआर लिखाओ, एफआईआर लिखता है, तुम घर आते हो, पुलिस इंक्वायरी में लग जाती है। ये बॉलीवुड सिनेमा दिखाता है, ठीक है ना। और फिर बॉलीवुड सिनेमा में बिहार का सिनेमा दिखाएगा, उसमें दिखाएगा तुम थाने में गए तो इंस्पेक्टर पान पुड़िया खा रहा होगा, 5 गो से गपिया रहा होगा, तुम्हारा एफआईआर नहीं लिख रहा होगा, मंत्री विधायक का उसके बाद फ़ोन करवाना पड़ेगा, फिर तुम्हारा एफआईआर वो शायद ही लिख ले। इतने तरह का तुम्हें बकैतियों का सामना करना पड़ता है। और लोग देखता कहता है बताओ यार बिहार कैसा स्टेट है, यहाँ एक एफआईआर भी नहीं लिखा पा रहा है। बाबू रे सच तो यही है, बदनाम करने के लिए भले बिहार का दिखा रहा है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एफआईआर लिखाने चले जाओ, बिहारे वाला जो सिनेमा में दिखाता है वही चलता है। क्या दिल्ली पुलिस, क्या हरियाणा पुलिस, क्या पंजाब पुलिस, क्या महाराष्ट्र पुलिस, कोई भी एफआईआर जल्दी नहीं लिखती है, बस कहने की बात होती है। और एफआईआर के बाद कार्रवाई कराने में तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी कि कार्रवाई भी कराना है, और उस केस को फिर कोर्ट पहुँचाओ, कोर्ट से वो रोएगा। अब आप देखते रहना सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। आप लोगों ने हाल फिलहाल में ही देखा होगा एक चीज़, कोई भी मैटर होता है सुप्रीम कोर्ट कहती है सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट, आपने नोटिस किया है आपके बगल में कोई टिंकुआ है, अब वो उसको पुलिस उठा के ले गई और उसका सुनवाई जो है लोअर कोर्ट में चल रहा है, और आपके बगल में कोई मुख्यमंत्री है उसका पुलिस उठा के ले आती है और कल होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़। तो मैं कोर्ट पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बात किया जाए अगर लॉजिकली तो ये सब भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है। वो जब चाहे जिस केस को चाहे अपने पास बुला सकती है, उस केस की सुनवाई कर सकती है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, तुम अधिकार को समझो, पहली बात सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी कोर्ट का कोई भी केस अपने पास बुला करके सुनवाई कर सकती है, पहली बात, ठीक है ना। अगर आपने लोअर कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट को अगर लग रहा है कि ये केस का सुनवाई लोअर कोर्ट में ठीक से नहीं हो पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेकर के आएगी, आपका सीधा बुला देगी मेरे पास भेज दो। एक तो ये काम कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। दूसरा काम कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट को ये भी लग गया कि ये मुकदमा इस कोर्ट में ठीक से नहीं चल सकता है, अगर मान लो कोई आदमी है, अब जो मान लो कि लखनऊ का है और लखनऊ के केस में कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, तो हो सकता है लखनऊ में उसका प्रभाव ज़्यादा हो, तो वहाँ पर पुलिस पर, प्रशासन पर, कोर्ट पर वो दबाव डाल दे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी राइट होता है कि उस केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र भी कर सकती है। ये दो हो गया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अधिकार होता है कि वो सरकार से किसी भी मामले पे पूछ सकती है कि आपने इस चीज़ में क्या एक्शन लिया। जैसे अभी बंगाल वाला हुआ है, उस पर जब बंगाल में आपका ये जघन रेप कांड हुआ, उसके बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को बोला कि आ करके आप बताइए कि आपने क्या क्या काम किया इसमें। तो ये भी राइट है कि सरकार के किसी भी एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एक्शन ले सकती है। साथ साथ मान लो रीट पिटीशन,
अब ये रीट आप बहुत सुनते आ रहे हो, और रीट के चक्कर में रीट मुझे बताना भी पड़ेगा कि रीट क्या होता है। तो देखो, रीट भी एक तरह का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्टली चाहती है ना कि कोई भी चीज़ आ जाए हमारे पास, तो मौलिक मेनली रीट लगाया जाता है फंडामेंटल राइट के रक्षा के लिए। मेनली उसका रूल है कि फंडामेंटल राइट को अगर सेव करना है तो उसके लिए रीट पिटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो दिवाली वगैरह पे आपने देखा कि किसी ने कंप्लेन कर दिया कि दिवाली में पटाखों की वजह से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अब उसके रीट पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया, क्योंकि आप सब जानते हो कि सांस लेना, स्वच्छ हवा लेना जीने के अधिकार में आता है, जो आपका फंडामेंटल राइट है। तो जब कभी आपको लगता है ना कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का जब हनन हो रहा होता है ना, उस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रीट पिटीशन लगा करके वो केस अपने पास मंगवा सकती है। पहला। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कि रीट वहाँ पर भी लग सकता है जब किसी को कोई सज़ा हो गया हो, जैसे किसी का जमानत नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट वो जा करके अपना जमानत की अर्जी दे सकता है। उस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तीसरा कंडीशन एक और हो सकता है, मान लीजिए कोई आदमी है बहुत सालों से जेल में है, और ऐसा भी जेल में होता है कि सालों तक केस की सुनवाई चल रही है, केस चल रहा है, मतलब केस 20 साल पुराना हो गया, कहीं भी नहीं पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास बुला करके देख भी सकती है कि केस कहां तक पहुंचा, केस में क्या क्या कार्रवाई हुई है। तो ये सारे अधिकार रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर ले सकती है। और क्या हो सकता है आपका कि एक होता है परमादेश। परमादेश सुना होगा, वो रीट का ही एक पार्ट होता है। परमादेश स्पेशल ऑर्डर जिसको कहते हैं। ये परमादेश मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है, वो किसी भी, जैसे मान लो कि अभी आपका क्या है कि ये पीपल चौक से लेकर के भरत बिहार वाला रोड जो है एकदम पूरा लंदन बना हुआ है, इसमें अगर किसी को धान की खेती करनी है तो पीपल चौक से इधर आ जाए, धान की अच्छी खासी खेती हो जाएगी, पैदावार भी अच्छा होगा। तो वो धान की खेती के संबंध में अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर नज़र में चला गया कि ये रोड का ये हालत है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्या कर सकती है, यहाँ के IAS जो होगा, जिलाधिकारी, कलेक्टर, उसको बुला सकती है और पूछ सकती है कि इस एरिया का रोड का ये हालत क्यों है, इतना ख़राब क्यों है, इसको आप कब बनवा रहे हो। तो एक तरह से सारा रोल इस तरह से सुप्रीम कोर्ट निभाती है जैसा एक टॉप ऑर्डर का आदमी निभाता है। तो एक एक चीज़, हर वो ऑर्डर चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, उसके जुडिक्शन में आता है कि वो डायरेक्टली सरकार से भी पूछ सकती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से भी पूछ सकती है। कभी कभी क्या होता है, आपके घर के बगल में कोई गरीब इंसान है, उसका एक झोपड़ी था जिसको किसी ने MCD वाले ने मान लो तोड़ दिया, ठीक है ना। अब वो डरा हुआ है कि अगर मैंने कंप्लेन किया तो MCD वाला आके और मारपीट करेगा, झगड़ा लड़ाई करेगा। अगर आप सक्षम हो, आप उस इलाके के वकील हो या आप सक्षम आदमी हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए रीट दायर कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे, दूसरे आदमी के बिहाफ पे आप भी रीट दायर कर सकते हो कि इसके साथ गलत हो रहा है। समझ में आया बात। तो अगर इसके साथ आप मान लो इसके साथ कुछ गलत हुआ, इसको डर लग रहा है कंप्लेन करने में। अभी होता ना भाई, भारत में होता ना, तुम कंप्लेन कर दिए, पुलिस से चला बता देगा फलना आदमी को कि फलना आदमी कंप्लेन करने आया था। ये सब चीज़ भारत में, ये हमारा देश महान थोड़ी है, इसलिए महान थोड़ी है, बहुत कारण है इसके पीछे। तो महानता के पीछे भी बगल वाला पुलिस से बता देगा कि कंप्लेन करने आया था, तो वो कंप्लेन तुम क्या करो उस कंडीशन में। तो बगल वाला को लगता है कि हाँ चलो ये नहीं बोलेगा, ये डर रहा है, इसको डर लग रहा है, तो हम इसके बदले का कंप्लेन कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर ये सारे प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। आप बात को समझ में आ गया आपको, रीट तो उसके अंडर ही आता है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये सब केस का अपने पास बुला के निदान कर सकती है, चाहे वो अपील हो। तो बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें, जैसे मान लो कोई भी केस है, मतलब किसी भी, ये मैं तो बता दिया ना मैंने, किसी भी कोर्ट में केस होगा, उसको कौन अपने पास ला सकता है? सुप्रीम कोर्ट। उस केस का ट्रांसफ़र कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट केस को ऊपर कौन बुला सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई केस लोअर कोर्ट में ही है
और डायरेक्टली उसको हाई कोर्ट में लाना है, उसकी भी सुनवाई कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सरकार से अपील कौन कर सकता है? सरकार को बुला करके उससे सवाल जवाब कौन कर सकता है? डेवलपमेंट इशू कौन देख सकता है? फंडामेंटल राइट का हनन कौन देख सकता है? तो इतने सारे एरिया और काम है सुप्रीम कोर्ट के जो एक साथ वो करता है, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट है इसके नीचे होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके नीचे जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, हाँ सब बताते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, है ना। तो देखो छोटा मोटा जो क्राइम होता है ना, छोटा मोटा जो क्राइम होता है ना, वो भाग गया, वो ये हो गया, वो तो चक्कू मार दिया, वो उसको ये कर दिया, उसकी ज़मीन लूट लिया, मतलब ये छोटा मोटा जो क्राइम होता है वो पहले जो तुम्हारे जो FIR होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, आप सबको पता होगा कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जब दर्ज हो जाता है पुलिस स्टेशन में तो पुलिस के पास दो काम होता है। पहला काम क्या होता है कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है उसको बुला के पूछताछ करना, ठीक है ना। तो पुलिस क्या करती है, जिसके खिलाफ FIR होता है उसको बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जब अगर कोर्ट को पुलिस को लग गया कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ केस बनते हैं तो उस FIR के कॉपी के बिहाफ पे उस आदमी को, वो उस इंसान को पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है ना। अरेस्ट करने के विदिन 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर उस इंसान को मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है, मतलब कोर्ट में जाके पेश कराना होता है, ठीक है ना। कोर्ट में पेश करा दिया, यहाँ से पुलिस का काम खत्म। वो उठाया, कोर्ट ले गया, कोर्ट में लेकर के आया और यहाँ से पुलिस का काम हो जाता है ख़त्म। अब पुलिस का कोई भी रोल नहीं है। अब मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बाद, मान लो कि आप मजिस्ट्रेट के पास ले आए, अब जो है पुलिस बोलेगी कि देखिए हुजूर, मैंने इसको आपके पास ला दिया है, अब मुझे इंक्वायरी करनी है, मुझे कुछ सबूत जुटाना है, मुझे सीन रिक्रिएट करना है। सीन भी रिक्रिएट होता है, अगर तुमने यहाँ से उठाया, ये सामान चोरी कर लिया तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी और तुम्हें लेकर किसी जगह पे आएगी। अब बोलेगी कैसे चोरी किया करके दिखाओ, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, तो उसको कहते हैं सीन रिक्रिएट करना, है ना। तो सीन रिक्रिएट वगैरह कराना है तो पुलिस जो है उस टाइम पे जज से उसको मांगती है वापस, है ना। तो वापस जो मांगती है ना इंक्वायरी कराने के लिए कि दीजिए मुझे 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, ये जो मांगती है उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में रिमांड। क्या बोलते हैं? रिमांड। कि रिमांड पे ले लिया उसको, ये वर्ड तुम लोग देसी भाषा में खूब सुनते होगे कि रिमांड पे ले लेंगे। तो पुलिस जब रिमांड पे लेकर के आती है तो उसके बाद वो कोर्ट के ऊपर है, रिमांड पे देना है कि नहीं देना है। कोर्ट को अगर लग गया कि पुलिस फालतू में इसको उठा कर ले आई है तो पुलिस वालों को मन भर गलियाती भी है कि तुम क्यों टाइम पास करने के लिए, टाइम ख़राब करने के लिए तुम इसको लेकर के आ गए हो। लेकिन अगर उसको ले आया, अब वापस ले गया, तो तुमको पता ही है कि रिमांड पे क्या क्या होता है ना। फिर उसके साथ क्या क्या होगा वो तो उसके बाद अब वो डिपेंड करता है कोर्ट पे, उसको 4 दिन के रिमांड पे देना है, 7 दिन पे देना है या 14 दिन के रिमांड पर देना है, ठीक है ना। तो 14 दिन से ज़्यादा मोस्टली रखते उगते नहीं है, वापस कहाँ भेज देते हैं? कोर्ट के पास। अब कोर्ट ने क्या किया कि अगर कोर्ट को लगा कि रिमांड पर देना है तो देगा, अगर कोर्ट को लगा नहीं रिमांड पे नहीं देना चाहिए तो उसको जेल भेज देगा। किसको? वो जो आरोपी है उसको कहाँ भेज देगा? जेल भेज देगा। जेल में जाने से पहले सबसे पहले क्या होता है, उसका मेडिकल होता है, पूरे शरीर का चेकअप होता है। कहीं उसको जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था उस टाइम उसके साथ तुराई उराई तो नहीं हुई थी ठीक ठाक तरीके से, और मेहमान नवाजी तो नहीं हुई थी उसके साथ। तो ये सब का मेडिकल होता है और तुमको पता ही है मेडिकल में क्या होता होगा, मैं सब बात थोड़ी बताऊँगा, ठीक है ना। तो फिर मेडिकल होता है, मेडिकल करा करके उसको ले जाया जाता है, कहाँ पर? जेल ले गया। अब उसने अपील किया, अगर मान लो कि इस कोर्ट से उसकी सज़ा जो है जितनी थी उतनी ही रह गई, ठीक है ना, मैं कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, तो क्या होता है वो पहुंच जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, पूरे जिले लेवल का जो भी क्राइम होता है
या कोई बहुत जघन्य क्राइम है उसकी सुनवाई सब कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर मान लो किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, फांसी की सज़ा दे दी, बात को गौर सुनना, किसी को फांसी की सज़ा दे दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ठीक है ना, अब उसके पास हक है कि वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट के तरफ, कि हाई कोर्ट में चला जाए और वहाँ पे जा कर के अपील कर दे हाई कोर्ट में कि ये मेरा सज़ा जो है वो गलत दिया जा रहा है, हमको इस सज़ा से मुक्त किया जाए। अब पहुँचा केस कहाँ पे? हाई कोर्ट में, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट आप जानते ही हो कि इसके जज की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। इसका सारा केस कौन अपने पास बुला सकता है? हाई कोर्ट। इसमें कोई केस है अपने पास ला करके सुनवाई कौन कर सकता है? हाई। एक जगह से दूसरी जगह केस को कौन भेज सकता है? हाई कोर्ट। याद रखिएगा, एक हाई कोर्ट मोस्टली एक स्टेट में होता है, तो कहीं कहीं क्या होता है 2 स्टेट मिला करके भी हाई कोर्ट होता है। तो पूरे इंडिया में कितने हाई कोर्ट है कोई बताएगा? 25 हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में, है ना। स्टेट्स कितने हैं? 28, 28 की 29, हाँ, एक कौन सा कम हो गया? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, हाँ। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि जो हाई कोर्ट होते हैं, कभी कभी क्या होता है दो स्टेट्स को मिला करके एक हाई कोर्ट बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे पंजाब और हरियाणा को आप देखोगे ना, तो पंजाब और हरियाणा को मिला करके एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पता होगा ना। तो कहीं कहीं अगर स्टेट बहुत बड़ा हो जाता है तो यूपी में 2 हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट है, एक है आपका इलाहाबाद और दूसरा है लखनऊ। और यहाँ पे पंजाब और हरियाणा मिला कौन सा हाई कोर्ट है? चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ हाई कोर्ट है आपका पंजाब और हरियाणा को मिला करके, ठीक है ना। तो कोई केस अब कहाँ गया? हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट ने भी उसको, अगर हाई कोर्ट में उसका केस गया, सुनवाई हुई, गवाह और सबूत फिर से पेश हुआ, और अगर वहाँ पे जज को लगा कि नहीं ये केस फांसी के लायक नहीं है, तो जज चाहे तो उसको बाइज्जत बरी भी कर सकता है या फांसी को घटा करके उम्र कैद 10 साल 20 साल में कर देगा। लेकिन दूसरा पक्ष जिसने केस कर रखा था और वो जो लोअर केस कोर्ट के डिसीजन से खुश था कि इसको फांसी हुआ है, अब उसके पास भी राइट खुल जाता है कि लोअर कोर्ट ने फांसी दी थी तो इसको फांसी ही होना चाहिए। आपने अगर इसको 10 साल का दिया है तो दूसरे पक्ष को क्या अधिकार मिल जाता है? वो कहाँ चला जाए? सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है कि देखिए इस केस में इसने मर्डर किया था, इस केस में इसको लोअर कोर्ट में फांसी मिला, हाई कोर्ट ने इसको उम्र कैद दे दिया या छोड़ दिया, हम आपके पास आए हैं कि आप इसका कुछ निदान करिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को फांसी ही रहने दी तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। आखिर में वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी दे दी तो वो कह सकता है, मर्सी पिटीशन का ऑप्शन बचता है जो राष्ट्रपति के पास जाता है, जो शायद किसी को। एक लास्ट टाइम तो मैंने सुना था वो जिगर मूवी में अजय देवगन को मिला था, उसके बाद मुझे याद नहीं है कब किसको मिला है, ठीक है ना। तो मर्सी पिटीशन का कहानी तो यही है। मर्सी पिटीशन निर्भया वाले कांड में भी गया था प्रेसिडेंट महोदय के पास, उन्होंने फाड़ के उसको फेंक दिया। मतलब ऐसे में मर्सी पिटीशन जल्दी नहीं मिलता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही मर्सी पिटीशन मिलने का प्रावधान होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, अगर किसी 2 स्टेट का झगड़ा हो जाए, अब देखिए आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको बस समझना है, एक दिन का ही चैप्टर नहीं है। 2 स्टेट का झगड़ा हो जाए, मान लो यूपी बिहार, हर स्टेट में ना झगड़ा चलते रहता है ना। हरियाणा और पंजाब में SYL का झगड़ा है, पानी का, हरियाणा पंजाब का। उसके लिए उन दोनों के बीच में, खुशबू सुनना, उसके लिए उन दोनों के बीच में कोर्ट कौन सा आता है? चंडीगढ़, जो फैसला करेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हरियाणा पंजाब दोनों का एक ही सेम हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब दोनों का है। तो इस केस में क्या करोगे आप? तो ऐसे अगर 2 स्टेट का झगड़ा होता है तो वो हाई कोर्ट से नहीं निपटने वाला है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, अब मान लो यूपी बिहार का झगड़ा है और वो केस चल रहा है लखनऊ हाई कोर्ट में,
या इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है, तो बिहार वाला बोल सकता है ना क्योंकि हाई कोर्ट कहाँ है, यूपी में है, और हो सकता है जज साहब ही यूपी के हो, तो वो थोड़ा पार्शियल हो जाएंगे, पार्शियलिटी कर देंगे। ऐसे कंडीशन में जब दो स्टेट का झगड़ा होता है, उसका भी निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रखिएगा, दो स्टेट झगड़ा कौन निपटारा करता है, सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा होगा किसान आंदोलन हो, मणिपुर इशू हो, बंगाल वाला हो, शाहीन बाग हो, CA हो, NRC हो, इस सब मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आई है ना। या नुपुर शर्मा वाला केस हो, या आपका जो कन्हैया लाल का हत्या हुआ वो वाला केस हो, सुप्रीम कोर्ट आती है बीच में और आकर के मध्यस्थता करती है और ऑर्डर पास करती है। ये पॉल्यूशन के लिए कितनी बार दिल्ली सरकार को समन भेज चुकी है, कितनी बार कहा कि मैं आपको बर्खास्त ना करूं तो क्या करूं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ही बिहार को जंगल राज कहा था, लालू राज को, कि बिहार में इतना क्राइम था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि जंगल राज चल रहा है बिहार में, तो जिसको जो मर्जी गोली मार दे, जिसको जो मर्जी कर दे रहा है। तो ये भी दौर था। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा दो स्टेट्स के बीच की बात होगी, वो भी लेके कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है मोटे तौर पर। अच्छा, अगर कोई मुद्दा ऐसा हो जाए, ठीक है ना, कि किसी भी कानून का ऐसा मामला, अच्छा कानून का सबसे ज़्यादा जानकार कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वो तो बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कानून को खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कानून का जो कोई प्रॉब्लम फंसेगा, अब कोई मान लो कानून बनाना है, तो लॉ कहाँ पास होता है, बोलो बेटा, संसद में पास होता है। लॉ कहाँ पास होता है, संसद में, पार्लियामेंट में पास होता है। वो बिल पास होता है, ध्यान रहे, वो बिल होता है, बिल पास होता है पार्लियामेंट में, ठीक है ना। वो बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। जब वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा तो वो बनेगा कानून। अब मान लो ऐसा तो है नहीं कि जितने भी राष्ट्रपति है सबके सब तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो पहले से, उनको कानून की पूरी नॉलेज हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट का रोल बढ़ जाता है, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है किसी भी कानून पे, तो राष्ट्रपति को एडवाइज भी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, पिन मांगे तो सलाह नहीं देता है कोई, राष्ट्रपति मांगते होंगे तभी देता होगा, तो महामहिम को कौन सलाह देगा बिना बात का, क्योंकि डर नहीं है क्या। तो राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो राष्ट्रपति को भी सलाह किसी भी कानून पर दे सकता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, लिख लो बेटा, वर्षा लिख लो, है ना। क्या लिखा आपने, पढ़ के बताइएगा, पढ़ लो ना बाबू। कल इतना लेक्चर दिए, कोई फायदे नहीं हुआ। माथा के सामने बिम्बार का फोटो लगा लो, एगो बिम्बार का। जब पढ़ने का मन न करे तो बिम्बार याद रखना, ठीक है। और तुम लोगों को पढ़ने का मन न करे तो आगे में दिहाड़ी का बोर्ड लगा लेना। तो जब पढ़ने का मन न करे दिहाड़ी करेंगे, ये ध्यान रखना। यार पढ़ लो यार, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे हैं, मजाक मजे ले रहे हो। सपना उपना देखो, जरूरी है। खूब खाओ और सूझ जाओ, सपना कम से कम देखोगे। सपना देखोगे तो बड़ा आदमी बनने का मन करेगा। मन करता है वही रहे तो रहो भाई, वही। कौन बोल रहा है तुम लोगों, ठीक है ना। सपना देखना जरूरी है लाइफ में, नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा। और लड़कों को तो खास कर, तुम लोगों का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो पढ़ोगे नहीं तो ब्याह नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार जान लो, एक और बात तुम क्लियरली बता देते हैं, बहुत क्लियरली। जिनके नाम सब पर तुमको गुरूर हो रहा होगा ना कि फलाने मेरे अपने हैं, चिल्लाने मेरे अपने हैं, कहीं मुसीबत में आ जाना, हवा लग जाएगी तुम्हारे अपनापन की, नहीं ये बात। सुप्रीम कोर्ट को एडवाइज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकती है प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट है ना, वो हाँ एडवाइज टू, हाँ, तो वो एडवाइज करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। ये सारा काम कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। आधी एक सेकंड रोकना एक मिनट।